हमारी जो आज की कहानी है वो पिछले दो कहानियों से अलग है। वैसे तो हर कहानी का अपना एक कंटेंट होता है, अपना एक बैकग्राउंड होता है, लेकिन ये जो कहानी है हमारे जो समाज की एक बहुत बड़ी विसंगति को दिखलाता है। हमारा समाज ये मानता है कि अगर हमारे पास बेटा हो तो हमारी ज़िंदगी कुछ ज़्यादा अच्छे से चलेगी। और ख़ासकर के औरतों के साथ ये होता है कि जब वो छोटी होती हैं, लड़की होती है तो अपने मम्मी पापा के सानिध्य में रहती है, बड़ी होती है, शादी हो जाती है तो अपने पति के ये सानिध्य में रहती है। और ऐसा माना जाता है कि जब वो बुज़ुर्ग हो जाती है तो उसका बेटा ही उसके लिए सब कुछ होता है। तो ऐसा है भी नहीं। ये जो है समाज जो है एक अलग तरीके से चलता है। बहुत बार हम जो चीज़ देख रहे होते हैं वैसा नहीं होता है। सास ससुर भी अच्छे हो सकते हैं और बाल बच्चे भी अच्छे हो सकते हैं, या फिर दोनों ही खराब हो सकते हैं। तो यहाँ कहानी मेरे हिसाब से तो चलने वाली नहीं है। कहानी के लेखक हमारे कलम के जादूगर मुंशी प्रेमचंद जी ही हैं। और कहानी का जो शीर्षक है कि बेटों वाली विधवा। अब ये कहानी क्या कहना चाहती है आप मेरे संग सुनिए और इसको एंजॉय कीजिए। कहानी शुरू होती है कि एक बहुत ही नामी गिरामी पंडित जी हैं जिनका नाम अयोध्यानाथ है। बहुत अच्छा खासा पैसा है, बहुत नाम है, रुतबा है, सब कुछ है। और अचानक से उनकी मौत हो जाती है। उनकी पत्नी जो फूलमती हैं वो बहुत ही शानदार तरीके से रहती हैं। उनके 4 बेटे भी हैं। कहानी अभी थोड़ी सी बैकग्राउंड में जाएगी। उनके 4 बेटे हैं और चारों एक मतलब समाज के हिसाब से अच्छे हैं। उनके बारे में कोई बुराई नहीं की जा सकती है कि वो पंडित जी का नाम बर्बाद कर रहे हैं। पंडित जी का जो बड़ा बेटा है कामतानाथ, वो जो है 50 रुपये की एक नौकरी करता है। दूसरा बेटा जो है डॉक्टरी की पढ़ाई करके चिकित्सालय खोलना चाहता है। तीसरा बेटा है अलग अलग जो है पेपर्स में, अलग अलग पत्रिकाओं में अपना लेख लिखता है। और जो चौथा बेटा है सीतानाथ, वो अभी अलग अलग एग्ज़ाम्स की परीक्षाओं की तैयारियां कर रहा है। और एक बेटी भी है जिसका नाम कुमुद है। और पंडिताइन का नाम क्या है? फूलमती। तो पंडित जी की मौत हो गई है और पंडिताइन सदमे में है। जो पंडिताइन अब उनकी ज़िंदगी में क्या 360 डिग्री का मोड़ आने वाला है उसको ज़रा हम देखते हैं। पंडित जी के क्रियाक्रम श्राद्ध की सारी तैयारियां चल रही हैं। पंडिताइन अपने रूम में बैठी हुई देख रही हैं कि हर एक चीज़ उन तक आनी चाहिए थी। श्राद्ध कर्म में जितना भी चीज़ दान देने के लिए था या फिर जितना भी खिलाने पिलाने के लिए जितना भी सामान आने वाला था, उनका मन था कि उन तक पहुंचता, वो देखती, वो बताती कि इसमें इतना कम है, इतना ज़्यादा है। क्योंकि कल तक इनके घर में छोटा से छोटा भी निर्णय लेना हो तो पंडिताइन के बिना नहीं होता था। हालांकि पंडिताइन एक निर्दयी और क्रूर सास नहीं थी कि एकदम मेरे ही कहने से सब कुछ होगा, लेकिन इनकी इतनी इज्जत इस घर में की जाती थी कि हर एक बात इनसे पूछी जाती थी। और ये बहुत सहृदय सास थी। लेकिन यही तो है हमारे यहाँ वक्त का फेर कि अभी आप कल तक जहाँ पे महाराजा या रानी की तरह रह रहे हों, वहाँ पे समय अगर बदले तो आप कहाँ से कहाँ पहुँच जाते हैं। इस कहानी में यही हम देखेंगे। तो जो पंडिताइन है वो अपने रूम से सब बैठे हुए देख रही हैं और मन में सोच रही हैं कि कल तक सब हमसे पूछ के सारा काम करते थे और आज मेरे पास आ भी नहीं रहे हैं। बताओ तो ज़रा, 5 बोरा मैंने आटा लाने को कहा था और ये 3 बोरा आटा लेके आए हैं। 10 टीन घी लाना था और ये 5 टीन घी लाए हैं। ऐसे में कैसे होगा? 500 लोगों को खिलाना है और कोई व्यवस्था नहीं है। आंगन में 200 लोग बैठ सकते हैं, उसी में ये लोग पता नहीं कैसे कैसे क्या करने वाले हैं। कुछ उनको अंदाज़ा मुझे लग नहीं रहा है। मैं क्या करूं? फिर भी ना ये पूरे अपने ऊपर जो है कंट्रोल करते रहती हैं। लेकिन फिर एक समय में ये जो है बाहर निकल के जाती हैं और अपने बड़े बेटे से पूछती हैं कि क्या ऐसा नहीं होना चाहिए था कि मेरे तक सब कुछ पहुंचना चाहिए था, सारा चीज़, और मुझसे पूछना चाहिए था कि क्या चीज़ कितना आएगा, क्या चीज़ कितना नहीं आएगा, और मैंने जो बताया था उससे कम तुम लोग क्यों लाए हो? तो बड़ा बेटा जो है ना अपनी माँ की तरफ थोड़ा भ्रिगुटी तान के देखता है और कुछ उत्तर नहीं रहता है। जैसे कि मुझे तुम्हारी कोई ज़रूरत नहीं है और मैं तुमसे तुम्हारी बातों को उतना ज़रूरी नहीं समझता कि मैं पूछूं कि तुम क्या बोल रही हो। तुम्हारी बातें मेरे लिए इतनी अहमियत नहीं रखती। ऐसा भाव अपने चेहरे पे लाता है।
पंडिताइन समझ जाती हैं, उन्हें बुरा भी लगता है, लेकिन वो फिर क्या करती हैं कि इस चीज़ को अपने मन में रख के फिर से रूम में चली जाती हैं। ठीक है, रूम में चले जाने के बाद क्या होता है कि ये सोचती है कि अभी तो कलह करने लायक समय नहीं है, चुप रहने में ही फ़ायदा है, देखिए और क्या क्या होता है। तो वो 12वां दिन, जिस दिन काम क्रिया का समय है, उस दिन खिलाने का भोज का दिन, वो भी आ ही जाता है। और ये चारों बेटे इनका बड़ा बेटा बड़ा ही धूर्त और काइयाँ है, 50 रुपये की नौकरी करता है, जिसमें 15 दिन वो नौकरी करने जाता भी नहीं है, और क्या करता है कि वो हमेशा जो है भांग खा के पड़ा रहता है। तो सारा का सारा कुचक उसी का रचा हुआ है, और सारे भाई उसका साथ दे रहे हैं। और ये लोग ने जो रसोईया खाना बनाने वाला जो था, वो जो आया था, उसको ये लोग जाने भी नहीं देते, अपनी बहन को कहते हैं कि सब कुछ करो। और फिर क्या होता है कि मैदे की पूड़ी है, वो ठंडी हो गई है तो वो चिमड़ी हो गई है। खाना जैसे ही लोग खाने बैठते हैं, हल्ला होता है कि नहीं भाई, अरे सब्जी में नमक नहीं है। तो फिर इस तरह से फिर पानी मांगा जाता है तो गर्म पानी दिया जाता है, तो ठंडा पानी नहीं है, तो रात में कहाँ से बर्फ़ मिले, दौड़ाया जाता है आदमी को कि बाज़ार जाओ, कोई व्यवस्था नहीं है। फिर एक बार और अचानक से हल्ला होता है कि शोरबा मतलब क्या होता है कि झोर हम लोग की तरफ कहा जाता है कि, तो वहाँ पे उसमें मरी हुई चुईया निकल जाती है। तो मरी हुई जैसे चुईया निकलती है और ये शोर होता है, तो जो पंडिताइन हैं वो अपना आपा खो बैठती हैं और बाहर निकल के हल्ला करती हैं। और तब तक सारे खाने वाले लोग जो होते हैं धीरे धीरे करके उठ जाते हैं, और ये जाके बोलती हैं अपने बड़े बेटे से कि तुम लोगों ने क्या व्यवस्था की थी, कुछ भी सही व्यवस्था नहीं था, सारे लोग ऐसे चले गए। तुम्हारे पिताजी कितना लोग को इज्जत बनाने में कितना समय लगता है, तुम्हारे पिताजी ने कितने दिनों में ये सारी इज्जत बनाई थी, और तुमने देखते देखते उसको ख़त्म कर दिया। कोई भी चीज़ तुम लोगों ने अच्छा से नहीं किया। आज उनकी आत्मा कितनी जो है कि कुपित होगी, कितनी रो रही होगी कि मेरे बच्चे एक मेरे नाम पे जो है मेरा क्रियाक्रम भी अच्छे से ना कर पाए। तो लेकिन उनका बड़ा बेटा और साथ में बाकी 3 बेटे भी चेहरे पे बिना कुछ हाव भाव लिए हुए एकदम शांति से बैठे हुए हैं, और ऐसे वो लोग प्रिडिक्ट कर रहे हैं, ऐसा बता रहे हैं, ऐसा बहानेबाजी उनके दिमाग में चेहरे पे पता चले कि तो क्या इससे क्या हो जाने वाला है। और अपनी माँ से बड़ा बेटा कहता भी है कांतानाथ कि तो क्या हमें हलाल कर दोगी क्या, हम लोगों ने किसी का खून नहीं किया है, किसी के यहाँ जाके चोरी नहीं की है, तो फिर तुम बिना मतलब का बोली, अब जो हो गया सो हो गया, गलतियाँ होती हैं। और इस तरह से पंडिताइन समझ जाती हैं कि उनके हाथ से सारी बात निकल चुकी है, अब वो कुछ कर नहीं सकती हैं। पंडिताइन वहाँ से अपना सर झुका के अपने रूम में चली जाती है। और इस तरह से जो है अगले दिन चारों भाई बैठक खाने में बैठकर और उनकी बड़ी बहू एक षड्यंत्र रच रही हैं वो लोग कि भैया पंडित जी का तो बहुत बड़ा घर बना हुआ है, एक बाग भी है जो 16,000 का है, पैसा भी है बैंक में जो 20,000 रुपया है, तो इस तरह से 4 हिस्सा हम लगा देते हैं क्योंकि बेटों का ही हिस्सा होता है, तो भाई 4 बेटे तो 5-5 हज़ार लगा देते हैं। तो उसी में वो बात चलती है कि बहू बोलती है कि भाई तो बेटी की शादी कैसे होगी। और पंडित जी मरने से पहले उन्होंने क्या किया है कि शादी अपनी बेटी की ठीक करके गए हैं, जिस शादी में कम से कम 10,000 रुपये खर्च होने हैं। और 10,000 रुपये खर्च होने हैं तो चारों जो भाई हैं वो बिल्कुल ही इस चीज़ के लिए, 3 भाई तो बिल्कुल तैयार नहीं है कि हम अपना पैसा देंगे कि 5-5 हज़ार मेरा पैसा लग रहा है, हम तो नहीं देने वाले हैं। और जो छोटा भाई है सीतानाथ, वो तो अभी एग्जाम्स की परीक्षाओं की तैयारी कर रहा है, तो वो एक चीज़ सोचता है कि ठीक है एक काम करता हूँ, मेरा पैसा लगा दीजिए। तो कहते हैं कि तुम्हारा पैसे से तो हम लोग तिलक दे सकते हैं, तिलक के बाद की तैयारी कैसे होगी। तो होता है कि हाँ, और तुम बड़े दयालु बन रहे हो भाई, चौथे वाले को सब तीनों उनको उसका भी दिमाग बदलने की कोशिश करते हैं कि तुम बड़े दयालु बन रहे हो। ऐसे थोड़ी होता है कि तुम दयालु बनने में लगे हुए हो, कल को तुम्हारा सिविल सर्विसेज में हो जाएगा, तुमको बाहर जाना होगा तो पैसा कहाँ से लाओगे। तो वो भी अपना दिमाग बदल देता है। तो फिर जो बहू है वो क्या कहती है कि अरे छोड़ो, नसीब में जिसके सुख होता है उसको कुछ नहीं भी दिया जाए तो वो सुखी हो सकता है, और जिसके दुख होता है उसको सब कुछ मिल जाए तो भी दुखी होता है। तो क्या किया जाए। तो सब मिलके एक षड्यंत्र रचते हैं। उसमें होता है कि जो पंडित मुरारी पंडित के यहाँ जो शादी ठीक हुई है बहन की, उसको मना कर दिया जाए और किसी ऐसे घर में जहाँ पे लड़का थोड़ा ज़्यादा एज वाला हो, वहाँ पे अपनी बहन की शादी फ्री में कर दी जाए। तो इस तरह की बात हो रही होती है। तो अच्छा लेकिन एक बात बताओ, माँ को कैसे मनाएंगे। अरे माँ से हम पूछने की क्या ज़रूरत है, माँ का समय चला गया, अब हम लोग सब निर्णय लेंगे। तो अच्छा सुनो, एक बात और भी है। तो क्या है। तो भाई एक बात यह है कि माँ के पास 10,000 के तो गहने ही होंगे, उसी बल पर बुढ़िया अपनी बेटी की शादी करने का सोचेगी। तो
तो हाँ, ये तो है, हो सकता है। तो बड़ा बेटा जो कामतानाथ है, जो कि बेहद ही दूर खाइयाँ है, वो कहता है कि भाई वो स्त्रीधन है, मैं तो उसके बारे में कुछ नहीं कर सकता, वो उसका गहना है, वो कुछ भी करे, इसमें हम लोग कुछ नहीं कर सकते हैं। तो जो चिकित्सालय खोलने वाला बेटा है उमानाथ, और एक जो उसके बाद वाला जो बेटा है, जो कि पत्र पत्रिकाओं में लेख लिखता है, तो जो है दोनों ही मिलके सोचते हैं, दोनों ही मिलके अपना दिमाग लगाते हैं और कहते हैं कि हम लोग चलो माँ से वो गहने निकलवाते हैं और तुम लोग शांति से देखो, और फिर 2,500 हम लोग फिर से ले लेंगे, हम लोग को तो मज़ा ही आएगा। तो दोनों मुँह बना के माँ के पास जाते हैं। माँ देखती है कि दोनों बेटे आ रहे हैं, तो उसे अच्छा लगता है कि मेरे बेटे मुझसे पूछने आ रहे हैं। माँ क्या जानती है कि वो लोगों के दिमाग में क्या ही पूरा फात चल रहा है कि वो माँ के पास जो उनका स्त्री धन है उसको भी लेने का ही कोई तरीका खोज के आ रहे हैं। और माँ के पास आते हैं वो ऐसा मुंह बनाया हुआ है, जो तीसरा बेटा है, जो पत्र पत्रिकाओं में लेखन करता है, कि जैसे उस पर दुखों का पहाड़ टूट गया है। तो फिर वो बोलता है कि माँ, मैंने एक ऐसा लेख लिख दिया है कि मुझे ज़मानत देने के लिए 5,000 रुपये की ज़रूरत है, और अगर मैंने ज़मानत नहीं दिया तो 5-6 महीना का मुझे जेल हो जाना है। तो फिर माँ बोलती है कि तो बेटा चलो जाके अपने बड़े भाई से मांग लो, पैसा तो है। तो नहीं माँ, बड़े भाई से नहीं मांगेंगे, उनको वो तो देंगे कम और बोलेंगे ज़्यादा, तो फिर अल्लाह करेंगे और मुझे वो अच्छा नहीं लगेगा, तो चलो मैं ही कहती हूँ। तो नहीं माँ, तुम भी मत जाओ, ये अच्छी बात नहीं है, छोड़ो मैं जेल ही चला जाऊँगा। अरे बेटा, मेरे रहते तुम ऐसी बातें क्यों करते हो, रुको मेरे पास कुछ कहने हैं, उसे मैं लाती हूँ, उसको ले जाके तुम रख दो जुनार के यहाँ गिरवी, और पैसा निकाल लो और ले जाके दे दो। कहते कि नहीं माँ, वो तो तुम्हारा है। ये लोग जानबूझ के सारा डायलॉग, सारी की सारी चीज़ें इन्होंने प्री प्लान करके ये आए हैं कि कैसे माँ से पैसे निकलवा लेने हैं। और माँ भोली वाली, वो क्या जाने कि जिन बच्चों को उसने पैदा किया है वो उनको एक दिन यहाँ पहुँचा देंगे, इस जगह तक ला देंगे, और इतना सारा जो है प्लानिंग के साथ अपनी माँ को बुद्धू बनाने आए हुए हैं, ये उनके दिमाग, माँ के दिमाग में कतई नहीं है। तो वो माँ ला के देती है, बोलती है कि अगर तुम नहीं जाओगे तो मैं ही गिरवी रख के पैसे ला देती हूँ। तो नहीं माँ, नहीं, ऐसी बातें मत करो। पहले ये पूरा नानुकुर करते हैं और फिर माँ से, उनको तो लेना ही था गहना, पूरा गहना लेके चले जाते हैं। और इस तरह से उस गहने को बेच के 2,500 लेके वो लोग सारे खुश हैं और मजे में ज़िंदगी जी रहे हैं। और इधर जो छोटी बहन है कुमुद, जिसकी शादी होनी है मुरारी पंडित के यहाँ, उसके यहाँ ये लोग ना कहवा देते हैं, भेज देते हैं लेटर कि आपके यहाँ मेरी बहन की शादी नहीं होगी। और एक 40 वर्ष के अधेड़ व्यक्ति के साथ, एक पंडित के साथ अपने बहन की शादी ये ठीक करते हैं, जहाँ फ्री में ही शादी हो जाती है। अब शादी हो जाती है तो विदाई के समय कुमुद अपनी माँ से मिलने आती है, माँ के। अच्छा, इस बीच में माँ पे क्या बीतती है, माँ जब ये सब सुनती है तो माँ पे क्या बीतती है, माँ जो है ये सोचती हैं कि क्या किया जाए, अब मेरे बोलने से तो कुछ होना नहीं है, तो मेरे बोलने से अगर कुछ नहीं होना है तो शांति से तमाशा देखा जाए, बेटी के किस्मत में जो होगा सो होगा। अब मेरे बोलने से तो यहाँ पे कुछ असर होने वाला है नहीं। तो माँ चुपचाप देख रही है। जब विदाई के समय बेटी मिलने आती है तो माँ को लगता है कि बेटी के दिमाग में तो यही हुआ कि बहू के लिए गहना रखी हुई थी और मुझे दी नहीं। तो जो बचा कुचा 2-4 गहना था पंडिताइन के पास, और 20-50 जो रुपये थे वो अपनी बेटी को निकाल के देने लगती हैं और कहती हैं कि बेटी यही मेरे पास है तुम्हारे लिए, तुम इसको ले जाओ। तो फिर क्या होता है कि बेटी कहती है कि माँ मुझे बस अपना आशीर्वाद दो, इसकी ज़रूरत तुम्हें ज़्यादा है, मेरे किस्मत में सुख होगा तो मुझे मिल जाएगा, तुम बिल्कुल ही परेशान मत हो, बस मुझे आशीर्वाद दो। और उतने में बड़ा भाई आके कहता है कि सगुन का समय निकला जा रहा है, सही समय निकला जा रहा है विदाई का, जल्दी चलो बाद में आके बात कर लेना। और इस तरह से बेटी की विदाई हो जाती है। बेटी की विदाई होते ही माँ समझ जाती है पूरी तरीके से कि अब मेरी ज़िंदगी जो है अलग तरीके से बदल चुकी है, अब मुझे बस वही काम करना है, बस काम करना है, काम करना है, काम करना है और खाना खाना तो पड़ेगा ही जिंदा रहने के लिए, तो काम करना है और खाना खाना है। तो इस तरह से वो अब उनकी ज़िंदगी इस तरह से बीत रही है कि सवेरे उठती हैं और वो चूल्हा चौका करती हैं, खाना बनाती हैं, और इनके बेटे बहू उठते हैं और इन पे एक जो ऐसी ख़राब सी नज़र डालते उठते हैं। और किसी को भी इस बुढ़िया से कोई मतलब नहीं है। जो औरत कल तक उठती ही नहीं थी शीत ऋतु में, ठंडे के मौसम में जल्दी उठती नहीं थी क्योंकि इनको ठंड लग जाएगी, वो औरत अब क्या करती है कि सवेरे सवेरे उठ के सारा चूल्हा चौका करती है और ये सारे लोग आराम से रह रहे हैं। इसी बीच में तरह तरह का उनके घर में आयोजन होता है। जैसे छोटा भाई विलायत चला जाता है सीतानाथ, बड़े भाई जो कामतानाथ है उसके बेटे का उपनयन संस्कार होता है, जो मंझला बेटा है उसका चिकित्सालय खुलता है,
उसके बाद वाला बेटा अपना प्रेस अपने दोस्त के साथ मिलकर खोलता है। लेकिन कहीं पे भी इनको तवज्जो नहीं दी जाती है पंडिताइन को, और ये भी इस घर के सुख दुख से अपने आप को अलग कर चुकी हैं। ये समझ चुकी हैं कि इन लोगों की ज़िंदगी में मेरा कोई स्थान नहीं है और मैं इनसे दूर रहूं तभी ठीक है। तो इसमें इस कहानी के अंदर 2 लाइन आता है कि जो जानवर होता है वो मार खा के काम करता है और फिर खाना जम के खाता है, लेकिन पंडिताइन यहाँ बिना कहे काम करती थी, और जब खाती थी तो लगता था कि विष का कौर खाती है, यानी कि जहर ही अपने मन में लेती है। और रोज़ दिन वो मौत को बुलाती थी कि काश कि तुम आ जाती, लेकिन मौत क्या बुलाने से कभी आती है, उसे तो जब आना होता है उसका एक समय बंधा हुआ है, वो तभी आएगी। बरसात का मौसम था, चारों तरफ मलेरिया फैला हुआ था, और जो जो बेटे इनसे अलग अलग तरह का झूठ बोल के जो जो किए थे वो सबको इनका किया हुआ मिल रहा था। वो चिकित्सालय खोलने वाले बेटे का चिकित्सालय ना चला, जो पत्र लेखन करता था उसने कुछ गलत लेख लिखा इस तरह का, तो फिर क्या हुआ कि उसे जेल हो गई 6 महीने की। और जो छोटा बेटा है वो तो अब यहाँ है भी नहीं, और जो मंझला बेटा है वो अपने बड़े भाई के साथ ही है, क्योंकि उसका चिकित्सालय चला नहीं है, तो बड़ा भाई जो करता है वही करता है। लेकिन इन सब चीज़ों से पंडिताइन को कोई असर नहीं होता था कि बड़ा बेटा बीमार पड़ा, मरते मरते बचा, कुछ असर नहीं। लगता था कि पंडिताइन जिंदा लाश बन के रह रही थी, कि उन पर किसी भी चीज़ का, कुछ अच्छे चीज़ों का कुछ बुरे चीज़ों का कोई असर नहीं होता था। तो मलेरिया फैला हुआ था और बरसात का मौसम था, और पूरा चूल्हा चौका करके वो अभी सोच रही थी कि क्या करें, तो उन्हें याद आया कि उनका बड़ा बेटा जो है वो नल का पानी नहीं पीता, वो गंगा जी का ही पानी पीता है। तो वो सोची कि बारिश हो रही है तो क्या हुआ, एक कलसा लेके और पानी लेने निकल गई। वो निकल रही थी तो बेटा बोलता है कि मत जाओ वहाँ, आज बारिश हो रही है, भीग जाओगी। तो ये बोलती कि नहीं मैं नहीं, बेटा तुम फिर बीमार पड़ जाओगे। तो बीमार पड़ जाओ, मैं नहीं बीमार पड़ूंगी, मुझे तो भगवान ने अमर बना के भेजा है बेटा, ऐसा वो बोलती हैं और वो निकल जाती है। तो मंझला बेटा जो है, जो कभी चिकित्सालय को जिसने खोला था, उसने कहा कि छोड़ दो भैया, उसने बहुओं पर बहुत सारा ये है ऑर्डर चलाया है एक समय में, उन लोगों को बहुत कष्ट दिया है, तो थोड़ा इसे भी कष्ट सहने दो। जो पंडिताइन है सुनते हुए बाहर निकल जाती हैं। फिर क्या होता है कि अचानक से वो गंगा नदी के किनारे पहुँचती हैं, वहाँ 2-4 पंडे हैं, कुछ और लोग भी हैं, ये पानी लेने के लिए कलश लेके नीचे उतरती हैं, और गंगा पूरे अपने जोश में थी, लहरें आ रही थी जा रही थी, और फिर अचानक उस बूढ़ी औरत का जो है पैर फिसला और गंगा नदी ने उन्हें अपने हृदय में समा लिया। और तभी एक पंडे ने पूछा कि अरे वो एक बुढ़िया डूबी डूबी, उसे बचाओ बचाओ। अरे वो कौन थी भाई? तो पंडित अयोध्यानाथ की पत्नी थी। अच्छा अच्छा अच्छा, तो उनके तो 4 जवान बेटे हैं और किसी को किसी चीज़ की कमी भी नहीं है। फिर तो कहानी खत्म इस तरह से होती है कि एक लास्ट लाइन बोला जाता है कि सब चीज़ ठीक है, लेकिन भाग्य भी तो कोई चीज़ होती है, और कहानी यहाँ खत्म हो जाती है। तो ये जो विडम्बना है, ये जो कहानी है, ये कहानी नहीं है, ये हमारे समाज की सच्चाई है। लोग सोचते हैं कि हमारा बेटा है और किसी दिन अगर मेरे हस्बैंड को कुछ हो भी जाए तो मेरा बेटा मेरा बुढ़ापा अच्छे से ये कर देगा, उसके साथ में अच्छे से जी पाऊँगी, ऐसा महिलाएं, ऐसा हमारा समाज सोचता है। लेकिन सच्चाई कुछ और भी हो सकती है। बेटा बदमाश भी हो सकता है, माँ भी बदमाश हो सकती है। मैं ये नहीं कहती कि ये हो सकता है, वो हो सकता है, वो हो सकता है। कहानी आपने सुनी, आपको जैसा भी लगे, और अगल बगल अगर आपने ऐसी कोई घटनाएं देखी हो तो कमेंट बॉक्स में जाइए और मुझसे शेयर कीजिए, मुझे अच्छा लगेगा। और कहानी कैसा लगा वो आप बताइएगा।